Hi everyone, my name is Kanika. I am a special educator and I am making videos for the special education teacher trainees and for all the teacher trainees who are willing to give any teaching exams. Okay, so let's get straight to the topic. आज का हमारा टॉपिक है methods of teaching English. तो आज हम कुछ methods और approaches पढ़ेंगे इंग्लिश लैंग्वेज को पढ़ाने के. ठीक है. ये लिस्ट है आपके सामने. जो मेथड्स आज हम कवर करेंगे वो है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, जिसे हम ट्रांसलेशन मेथड भी बोलते हैं, डायरेक्ट मेथड, बाइलिंगुअल मेथड, ऑडियोलिंगुअल मेथड, स्ट्रक्चरल अप्रोच, स्किल बेस्ड अप्रोच, सिचुएशनल अप्रोच, एक्लेक्टिक मेथड, नेचुरल मेथड एंड CLT मेथड. हमारा पहला मेथड है ट्रांसलेशन मेथड और ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड. ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में हम टारगेट लैंग्वेज को ट्रांसलेट करते हैं, कन्वर्ट करते हैं मदर टंग में या फिर नेटिव लैंग्वेज में. यहाँ हमारी टारगेट लैंग्वेज जो है वो है इंग्लिश. ठीक है, बिकॉज दीज आर द मेथड्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश. तो यहाँ पे जो हमारी टारगेट लैंग्वेज है, जो हमें सीखनी है, जो हमारा टारगेट है वो है इंग्लिश. ठीक है, और यहाँ पे हम मदर टंग या नेटिव लैंग्वेज ले लेते हैं हिंदी को. तो इंग्लिश पढ़ाने के लिए टीचर क्या करती है, वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करती है इंग्लिश के वर्ड्स को हिंदी में. ठीक है, तो ये है ट्रांसलेशन मेथड. इस मेथड पे ज्यादातर जो फोकस होता है वो ग्रामर के रूल्स पे होता है, कॉम्प्रिहेंशन पे होता है, रीडिंग एंड राइटिंग स्किल्स पे होता है. और किस पर फोकस नहीं होता वो है इंटरैक्शन पे और स्पोकन एस्पेक्ट पे. मतलब बच्चा उस लैंग्वेज को कितना ढंग से बोल पा रहा है, सुन पा रहा है, उस लैंग्वेज को यूज करके कितना कम्युनिकेट करता है, कितना इंटरैक्ट करता है, इस चीजों पे फोकस नहीं होता. और फोकस होता है किस पे, जो रीडिंग एंड राइटिंग स्किल है उस पे ज्यादा फोकस होता है. ऑल्सो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू द एग्जाम्स में बहुत बारी पूछा जाता है कि विच मेथड इज नोन एज ट्रेडिशनल मेथड और विच मेथड इज नोन एज क्लासिकल मेथड. तो ये कौन से मेथड्स हैं? ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड को ही ट्रेडिशनल मेथड और क्लासिकल मेथड कहा जाता है. इसको प्रशियन मेथड भी कहा जाता है यूएस में. ओके, देन यहाँ पर ग्रामर को डिडक्टिवली पढ़ाया जाता है. डिडक्टिवली मतलब पहले आपको ग्रामर का रूल बताया जाएगा एंड फिर उसके एग्जाम्पल्स बताए जाएंगे. तो दैट इज द डिडक्टिव अप्रोच, जिसमें हम पहले रूल्स बताते हैं और फिर एग्जाम्पल पे जाते हैं, रूल टू एग्जाम्पल. ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स टू सिंपल जाया जाता है. मतलब पहले जो कॉम्प्लेक्स वर्ड्स हैं उनको सिंपल लैंग्वेज में कन्वर्ट करके बताया जाता है. देन यहाँ पे जो टीचिंग यूनिट है वो वर्ड है. मतलब टीचर जो है वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करती है. मतलब हर एक वर्ड पे फोकस होता है, ओवरऑल सेंटेंस पे फोकस नहीं होता. टीचर सेंटेंस के हर वर्ड को ट्रांसलेट करके बताती है. तो इसीलिए यहाँ पे जो टीचिंग यूनिट है, जो आपका मेन जो टीचिंग पॉइंट है वो यहाँ पे वर्ड है. एक एक वर्ड पे फोकस किया जाता है. देन इट इज मोस्टली यूजफुल इन प्राइमरी स्टेज. जब आप जो अपनी टारगेट लैंग्वेज है, जो यहाँ इंग्लिश है, जब आप इंग्लिश सीख रहे हैं शुरुआत में, ये काफी ज्यादा यूजफुल होता है ट्रांसलेशन मेथड, क्योंकि आगे चल के तो आपको बेसिक इंग्लिश आ ही जाती है, तो वहां ये इतना यूजफुल नहीं है. पर प्राइमरी स्टेज में इट इज वेरी मच यूजफुल. देन इट इज अ टीचर सेंटर्ड मेथड, क्योंकि यहाँ पे जो मेन रोल है वो टीचर का ही होता है. टीचर सेंटेंस पढ़ेगी इंग्लिश में और आपको हिंदी में कन्वर्ट करके बताएगी. तो ये एक स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच नहीं है. यहाँ पे जो मेन रोल है वो टीचर का है. सो इट इज टीचर सेंटर्ड. देन इसको अननेचुरल मेथड भी बोलते हैं, क्योंकि बच्चा नेचुरली अपनी टारगेट लैंग्वेज को एक्वायर नहीं करता. यहाँ पे उसे एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं, बैठ के सीखना पड़ता है. सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड अननेचुरल मेथड. डायरेक्ट मेथड. डायरेक्ट मेथड में क्या होता है? सबसे पहले तो हमें ध्यान रखना है कि क्या नहीं होता. इसमें हम अपनी टारगेट लैंग्वेज को मदर टंग या नेटिव लैंग्वेज में कन्वर्ट नहीं करते. अगर हमें बच्चे को इंग्लिश सिखानी है तो हम हिंदी का यूज नहीं करेंगे. इंग्लिश इज टॉट यूजिंग इंग्लिश ओनली. इंग्लिश बोलते हुए ही हम बच्चे को इंग्लिश सिखाएंगे. यहाँ पे हम और किसी लैंग्वेज का यूज
नहीं करेंगे, ट्रांसलेट नहीं करेंगे इंग्लिश को किसी और लैंग्वेज में। एंड इट डज नॉट फोकस ऑन ग्रामर रूल्स, कॉम्प्रिहेंशन, रीडिंग एंड राइटिंग स्किल्स। यहाँ पर ग्रामर के रूल्स पे, रीडिंग राइटिंग स्किल्स पे फोकस नहीं होता। यहाँ पर ज्यादा फोकस होता है ओरल ड्रिल, कम्युनिकेशन, इंटरैक्शन एंड वोकैबुलरी। यहाँ पर लिसनिंग एंड स्पीकिंग स्किल्स जो हैं हमारी लैंग्वेज की स्किल्स, उन पे ज्यादा फोकस होता है rather than reading and writing. So this is complete opposite of translation method. Also, this method was given as a reaction against grammar translation method. It was given by Michael West in 1901. इस मेथड को नेचुरल मेथड, मदर्स मेथड एंड ओरल मेथड भी बोलते हैं। ये भी क्वेश्चन आ सकता है विच मेथड इज नोन एज नेचुरल मेथड, तो हम डायरेक्ट मेथड को नेचुरल मेथड भी बोलते हैं। इस मेथड में ग्रामर इंडक्टिवली सिखाई जाती है। इंडक्टिवली मतलब पहले स्टूडेंट्स को एग्जाम्पल दिए जाते हैं और उसके बाद एग्जाम्पल से स्टूडेंट्स को रूल पर ले जाया जाता है। तो सिंपल टू कॉम्प्लेक्स एंड कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट जाता है ये मेथड। और डायरेक्ट मेथड में जो टीचिंग यूनिट है वो होता है हमारा सेंटेंस। यहाँ पे पूरे सेंटेंस पे फोकस किया जाता है rather than focusing on a word। जैसे ट्रांसलेशन मेथड में हम वर्ड पे फोकस करते थे, टीचिंग यूनिट था वर्ड, और यहाँ पे हमारा टीचिंग यूनिट है सेंटेंस। हमारा नेक्स्ट जो मेथड है वो है बाइलिंगुअल मेथड। बाइलिंगुअल मेथड जैसा कि आप नाम से देख सकते हैं, बाय मतलब टू, तो यहाँ पे दो लैंग्वेजेस का यूज होता है। टारगेट लैंग्वेज ही ज्यादातर यूज की जाती है, पर हम मदर टंग जो यहाँ हिंदी है वो भी यूज होती है, पर सिर्फ टीचर के द्वारा और जब बहुत जरूरत है। मतलब कुछ ऐसा है जो टीचर इंग्लिश टू इंग्लिश बच्चे को नहीं समझा पा रही, तो वो वहां पे अपनी नेटिव लैंग्वेज या अपनी मदर टंग का यूज करके बच्चों को वो पॉइंट समझा देगी। बट यहाँ पे लर्नर्स आर नॉट अलाउड टू स्पीक एनी अदर लैंग्वेज एक्सेप्ट द टारगेट लैंग्वेज। मतलब यहाँ पे जो लर्नर्स हैं वो सिर्फ इंग्लिश ही बोलेंगे, वो हिंदी या और कोई लैंग्वेज नहीं बोल सकते। सिर्फ टीचर अगर अपनी कोई बात समझाने के लिए यूज करना चाहती है तो वो नेटिव लैंग्वेज मदर टंग का यूज कर सकती है। ओके, सो आवर नेक्स्ट मेथड इज ऑडियोलिंगुअल मेथड। ऑडियोलिंगुअल मेथड इज सेम एज डायरेक्ट मेथड। यहाँ पे भी हम सिर्फ टारगेट लैंग्वेज ही यूज करते हैं, मदर टंग का यूज नहीं होता। नाउ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से द क्वेश्चन इज विच मेथड इज नोन एज आर्मी मेथड। तो ऑडियोलिंगुअल मेथड इज नोन एज आर्मी मेथड, ये आपको याद रखना है। यहाँ पे फोकस जो होता है वो सेंटेंस के पैटर्न पे होता है। ठीक है, मतलब आपने कैसे सेंटेंस फॉर्म किया है, सब्जेक्ट की जगह पे सब्जेक्ट, वर्ब की जगह पे वर्ब। तो सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है, जो पैटर्न है, उस पे फोकस किया जाता है। साउंड्स पे फोकस किया जाता है, वोकैबुलरी पे, ओरल स्किल्स पे, प्रोनाउंसिएशन पे, इन सब चीजों पे ऑडियोलिंगुअल मेथड में फोकस किया जाता है। एंड इस मेथड में जो रिपीटेशन और रोट मेमोराइजेशन, इन पर भी बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाता है। मतलब लैंग्वेज यहाँ पे कैसे सिखाई जाती है, मेमोराइजेशन के थ्रू बच्चे को याद कराया जाता है। मतलब बार बार रिपीट करके बच्चा चीजों को याद करता है और इस तरह ऑडियोलिंगुअल मेथड से अपनी टारगेट लैंग्वेज सीखता है। तो इसमें आई एम श्योर आप इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स भी निकाल सकते हैं इन्हीं सब पॉइंट से। आवर नेक्स्ट मेथड, आवर नेक्स्ट अप्रोच इज स्ट्रक्चरल अप्रोच। यहाँ पर जैसा कि आप नाम से देख सकते हैं, जो फोकस होता है वो स्ट्रक्चर पे होता है। मतलब मास्टरी ओवर द स्ट्रक्चर इज ग्रेटर देन गेनिंग द वोकैबुलरी। जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर फॉर्मेशन है वो यहाँ पे इम्पोर्टेंट है कि आप कैसे स्ट्रक्चर को फॉर्म करते हो। ठीक है, कैसे आप अपना सेंटेंस फॉर्म करते हो वो यहाँ पर इम्पोर्टेंट है। सेंटेंस पैटर्न या सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होता है कि आप अपने वर्ड्स को मीनिंगफुली अरेंज करते हो। ठीक है, मतलब अपने वर्ड्स को आपने इस तरह अरेंज किया कि उनका एक प्रॉपर मीनिंग निकल के आ रहा है। मीनिंगफुल अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स।
ठीक है, इसको हम ग्रेडेशन भी बोलते हैं। ग्रेडेशन भी मतलब पुटिंग इन ऑर्डर, सही ऑर्डर में आपने अपने वर्ड्स को रखा। तो जहां पर भी आप सेंटेंस पैटर्न, सेंटेंस स्ट्रक्चर या ग्रेडेशन इन सब वर्ड्स को देखेंगे तो वहां पर मोस्ट प्रोबेबली आपका आंसर आएगा स्ट्रक्चरल अप्रोच। ठीक है, देन इट इज बेस्ड ऑन लैंग्वेज इज अ स्पीच नॉट राइटिंग। यहाँ पे जो मेन फोकस है वो स्पीच पे होता है, मतलब आपको लैंग्वेज सिखाई जाती है स्पीच के द्वारा कि आप अच्छे से लैंग्वेज बोल पाओ और सुन पाओ। उसके रीडिंग और राइटिंग पे इतना फोकस नहीं होता, उसकी स्पीच पे, उसकी लिसनिंग और स्पीकिंग पे ज्यादा फोकस होता है। देन इट इज बिलीव्ड दैट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स और डिफरेंट अरेंजमेंट्स मेक डिफरेंट मीनिंग्स। जैसे आप अपने स्ट्रक्चर्स को, अपने वर्ड्स को डिफरेंटली अगर आप अरेंज करोगे तो उनका डिफरेंट मीनिंग निकल के आएगा। देन इट इज बेस्ड ऑन वर्ड ऑर्डर, जैसा कि अभी बताया, जिस तरह आप अपने वर्ड्स को अरेंज करते हो जिस ऑर्डर में, उस हिसाब से आपके सेंटेंस का मीनिंग निकल के आता है। रिपीटेशन एंड प्रैक्टिस इज फोकस्ड हेयर। यहाँ पर भी बार बार बच्चे को रिपीट करवाया जाता है, बार बार प्रैक्टिस करवाई जाती है, कैसे वो अपना एक प्रॉपर पैटर्न फॉर्म करे, एक प्रॉपर सेंटेंस पैटर्न, एक कैसे एक अपना स्ट्रक्चर फॉर्म करना सीखे और कैसे उसको मेंटेन करके रखे। तो क्वेश्चन आंसर ड्रिल भी होती है। फिर जब हमें अपना स्ट्रक्चर सिलेक्ट करना है तो हम किन चीजों का ध्यान रखते हैं कि हमारा जो हम स्ट्रक्चर सिलेक्ट कर रहे हैं वो यूजफुल हो, सिंपल हो, टीचेबल हो और प्रोडक्टिव हो। ठीक है, मतलब एवं ही आपको कोई भी स्ट्रक्चर नहीं उठा लेना, वो स्ट्रक्चर यूजफुल होना चाहिए, उसका कोई मीनिंग निकल के आना चाहिए, सिंपल होना चाहिए कि आराम से बच्चा उसको देख के याद रख पाए, आराम से उसको समझ पाए, टीचेबल होना चाहिए कि टीचर भी इजीली उसको पढ़ा पाए, एंड प्रोडक्टिव होना चाहिए। ठीक है, सो आवर नेक्स्ट अप्रोच इज स्किल बेस्ड अप्रोच। इसमें क्या होता है, इसमें टीचर्स जो हैं वो प्लान करती हैं, डिस्कस करती हैं आइडियाज और प्रोवाइड करती हैं फीडबैक्स, जिससे बच्चों की स्किल्स पे फोकस होता है। जो स्किल्स बच्चों ने क्लासरूम में अडेप्ट की हैं उन स्किल्स का यूज होता है। टीचर्स ऐसे सिचुएशंस प्रोवाइड करती हैं या फिर उनको ऐसे कॉम्प्लेक्स टेक्स्ट दे देती हैं पढ़ने के लिए, या ऐसी प्रॉब्लम्स उनके सामने रख देती हैं जिसे बच्चा खुद पढ़ता है अपनी लैंग्वेज के हिसाब से, कॉम्प्लेक्स टेक्स्ट को पढ़कर उसका मतलब खुद निकालता है एंड उस बेसिस पे वो अपने सॉल्यूशंस और अपने आइडियाज देता है टीचर को। तो यहाँ पे वो इंडिपेंडेंटली अपनी लैंग्वेज का यूज करता है, लैंग्वेज का यूज करते हुए गिवन प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को निकालता है। नेक्स्ट इज सिचुएशनल मेथड। सिचुएशनल मेथड जैसे कि नाम से पता चल रहा है, यहाँ पे हम सिचुएशंस का यूज करते हैं, मतलब टीचर्स जो हैं वो अलग अलग सिचुएशंस को देख के या अलग अलग सिचुएशंस क्रिएट करके जो स्टूडेंट्स हैं उनको लैंग्वेज लर्न कराती है। जैसे यहाँ हमारी टारगेट लैंग्वेज है इंग्लिश। जैसे कहीं घूमने गए हुए हैं, ठीक है, तो टीचर ने कुछ देखा तो टीचर उनसे पूछेगी व्हाट इज दिस या व्हाट डू यू सी देयर। जिस लैंग्वेज में टीचर ने क्वेश्चन किया है उसी लैंग्वेज में बच्चा आंसर देगा। इसमें हम चार्ट पेपर्स या कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स का यूज कर कर भी बच्चे को लैंग्वेज सिखाते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट एक्लेक्टिक मेथड। एक्लेक्टिक मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश बहुत ही इंटरेस्टिंग मेथड है। इसमें टीचर जो है अलग अलग मेथड्स, स्ट्रैटेजीज, स्टाइल्स सब यूज करती है डिपेंडिंग ऑन द लर्नर्स नीड्स, एबिलिटीज, स्टाइल ऑफ लर्निंग, पर्पस ऑफ लर्निंग। मतलब अलग अलग मेथड्स, अलग अलग अप्रोचेस, अलग अलग स्ट्रैटेजीज यूज करती है टीचर, ये ध्यान में रखते हुए कि जो लर्नर है, जो स्टूडेंट है, उसकी क्या नीड्स हैं, क्या जरूरतें हैं, क्या एबिलिटीज है, कितनी क्षमता है, किस स्टाइल ऑफ लर्निंग से वो सीखता है, और उस पर्टिकुलर पॉइंट पे वो लैंग्वेज सिखाने का क्या पर्पस है। इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए टीचर अपने मेथड्स को या फिर मिक्सचर ऑफ मेथड्स को यूज करती है लैंग्वेज सिखाने के लिए। अब बात करते हैं नेचुरल अप्रोच की। नेचुरल अप्रोच और नेचुरल मेथड
ये जो है जैसे कि नाम से पता चल रहा है नेचुरली एक्वायर किया जाता है स्टूडेंट्स के द्वारा। मतलब जो लर्नर्स हैं वो लैंग्वेज को नेचुरली एक्वायर करते हैं क्लासरूम में। मतलब उनको बैठकर एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाकर नहीं सिखाया जाता, वो टीचर के साथ इंटरैक्ट करके, आपस में इंटरैक्ट करके, टीचर की बातें सुन के नेचुरली अपनी टारगेट लैंग्वेज सीखते हैं। इस मेथड को स्टीफन क्रैशन ऑफ एक्वायरिंग सेकेंड लैंग्वेज के नाम से भी जाना जाता है, जहां पर आप ये नाम देखेंगे स्टीफन क्रैशन एंड ट्रेसी टेरेल। इन दो नामों से रिलेटेड है ये नेचुरल अप्रोच। यहाँ पे बच्चा नेचुरली अपनी सेकेंड लैंग्वेज एक्वायर करता है इंटरैक्शन के थ्रू एंड कम्युनिकेशन के थ्रू। अब बात करते हैं CLT अप्रोच की। CLT अप्रोच क्या है? कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग। कम्युनिकेटिव मतलब विद द यूज ऑफ कम्युनिकेशन, इंटरैक्शन कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं एक दूसरे से। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आपस में, मतलब जो पीयर ग्रुप है वो आपस में इंटरैक्ट करता है, टीचर के साथ इंटरैक्ट करता है, कम्युनिकेट करता है और इस तरह लैंग्वेज सीखता है। यहाँ पे जो सोल पर्पस है CLT अप्रोच का वो है कि एक ऑथेंटिक लैंग्वेज, एक प्रॉपर लैंग्वेज सिखाई जाए लर्नर्स को, जिस लैंग्वेज को वो प्रॉपरली इंटरैक्शन और कम्युनिकेशन में यूज कर पाए। बाकी सब लोगों के साथ जब बच्चा इंटरैक्ट करे तो वो लैंग्वेज को यूज कर पाए। हमें ऐसी ऑथेंटिक लैंग्वेज उसको सिखानी है। ये एक स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच है। यहाँ पर टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो देखे उसकी क्लास में जो लर्नर्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनकी क्या लैंग्वेज नीड्स हैं, उनको पहचाने और उसके हिसाब से स्टेप्स ले लैंग्वेज सिखाने में। यहाँ पे क्लासरूम को ऐसे अरेंज किया जाता है जहाँ पे आप आराम से कम्युनिकेशन और कम्युनिकेटिव एक्टिविटीज कर सको। बच्चे इजीली एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर पाए, टीचर्स के साथ कम्युनिकेट कर पाए, बिना हिचकिचाहट के आराम से फ्रीली अपनी बात एक्सप्रेस कर पाए। इस तरह हम क्लासरूम की सेटिंग को अरेंज करते हैं। एक फॉर्मल क्लासरूम का सेटअप हम यहाँ पर यूजुअली नहीं रखते कि जहां पर सिर्फ टीचर बोल रही है और बच्चे सुन रहे हैं, ठीक है, उससे नहीं बनेगी बात। ये स्टूडेंट सेंटर्ड है। यहाँ पे मेन जो रोल है वो स्टूडेंट्स का है, लर्नर्स का है। ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ पर जो लैंग्वेज स्किल्स हैं LSRW, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, यहाँ पर ये सारी ही स्किल्स डेवलप होती हैं। इन सभी स्किल्स का यूज होता है और ये सभी स्किल्स बेहतर होती हैं हमारे लर्नर्स की। यहाँ पे जो CLT अप्रोच है ये इंटरैक्शन के थ्रू ही होती है और इसका अल्टीमेट गोल भी इंटरैक्शन ही है। मतलब इंटरैक्शन करते करते बच्चा प्रॉपर इंटरैक्शन करना सीखता है। यहाँ पर लर्नर्स को मोटिवेट किया जाता है कि वो लैंग्वेज का यूज करे, सही करे, गलत करेगा तो टीचर उसको करेक्ट करेगी और उसके बाद ही वो उसको सही कर पाएगा। तो कम्युनिकेट करने के लिए यहाँ पे बच्चों को मोटिवेट किया जाता है और यही सिखाते सिखाते कम्युनिकेशन और इंटरैक्शन के थ्रू ही उसको ग्रामर भी सिखाई जाती है। सो ये थे हमारे सारे टीचिंग मेथड्स एंड अप्रोचेस एंड इन्हीं पॉइंट्स को पढ़ के आप इसका मतलब, मीनिंग ऑफ द अप्रोच, पर्टिकुलर जो भी मेथड है या जो अप्रोच है, उसकी इम्पोर्टेंस, उसके मेरिट्स और डीमेरिट्स भी निकाल सकते हैं बहुत इजीली। पर फिर भी इन केस इफ यू वांट अनदर वीडियो जिसमें मैं आपको इसके पॉइंट्स अलग से दे दूं, इम्पोर्टेंस, मेरिट्स और डीमेरिट्स के, तो प्लीज लेट मी नो, मेरे को कमेंट करके बता देना। एंड या वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कर देना एंड शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। एंड चैनल सब्सक्राइब ना किया हो और काम पसंद आ रहा हो तो चैनल भी सब्सक्राइब कर ही लेना। ओके, बाय।